धन्यवाद। श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं राकेश कुमार बिंद। जैसा कि आज परीक्षा को देखते हुए स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यहाँ देखिए दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा सबकी वही है, हिंदी संस्कृत में सेम है। जैसे आप लिख सकते हैं दो परस्पर वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण आप इसमें देखेंगे, उदाहरण दे दिया आपको, विद्या, इसको जमा बोलते हैं। जो प्लस लिखा है ना, जो आप धन बोलते हैं, संस्कृत में जमा बोलते हैं, मतलब इसको इकट्ठा किया जा रहा है। विद्या जमा आलय बराबर क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय। इसी से आप पहचान सकते हैं यहां विद्या में कौन सा स्वर निकल रहा है? आ स्वर। और आलय में कौन सा स्वर है? आ। जब ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, दोनों को आपस में जमा किया जाएगा अर्थात जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? आ। अगर ये पूछ ले कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। पकड़ लेंगे ना आप? तो यहां इसमें दीर्घ हुआ है, विद्या में विद्या आ हो रहा है ना, जब दीर्घ होगा तभी दीर्घ होगा। ये पहला हो गया। अब इसका देखिए भेद, सबको समझ में आ गया? दो वर्ण जो थे, पहले का अंतिम और इसका पहला, दोनों आपस में मिले थे। यहां जो आपको विद्या दिया गया था, इसका अंतिम वर्ण या अक्षर ना, और आलय का पहला, इसमें दोनों को जोड़ा गया था। यहां नहीं, बी में नहीं जोड़ा गया था, दा में। इसमें आ, इसमें आ, दोनों मिलकर दीर्घ हुआ। ठीक, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यही दो वर्ण जो आपस में मिले हैं, यहीं से परिवर्तन होता है। अब देखिए, अगर ये पूछ लेगा संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। देखिए व्यंजन हिंदी में ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी में क्या होगा, यहाँ आपको बिंदी लगाना होगा ऊपर। ठीक है, इसीलिए संस्कृत में गलत हो जाता है, आपको नंबर कम मिलता है। जैसे अगर कहीं पे न, म, त, ये वर्ण अगर आपको कहीं दिखे तो आपको हलंत जरूर लगाइए लास्ट में। ये संस्कृत का नियम है। अब देखिए इसके 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को अच संधि कहा जाता है और व्यंजन को हल। स्वर को अच कहते हैं, सब लोग जानते हैं ना, और व्यंजन को हल। अब हो सकता है एग्जाम में ये दोनों न देकर ये दोनों दे दे कि अच संधि किसे कहते हैं और हल संधि किसे कहते हैं। किसे कैसे ये बना है अच, आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। आलोक बताइए आप, स्वर को अच क्यों कहते हैं? उसी को स्वर कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में ना, जो शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था, उसमें उन्हें 14 सूत्र के रूप में सुनाई पड़ा। तो उन्होंने स्वर के 4 सूत्र, जैसे अ, ई, ऊड़, इसके बाद दूसरा था रिल, रिक, तीसरा था ए, औंग, और चौथा था ए, औच। तो 4 ही सूत्र इन्होंने स्वर के रखे। अ यहां से लिया और च यहां से, इसीलिए स्वर को क्या बोला जाता है? अच। अगर इसमें पूछ ले कि टोटल स्वर की संख्या कितनी है? 9।
अब यहां आप अच में अगर बनाएंगे प्रत्याहार, अच में बैठ जाओ लोग, अ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ, यही 9 वाले अक्षर बनेंगे ना, इससे ज्यादा और नहीं बनेगा, क्योंकि जिसमें हलंत लगा है इनकी इत संज्ञा होती है, प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इन्हें नहीं लिखा जाता। ठीक है, सबको क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्लियर हो गया कि अच को स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 सूत्र पाणिनि जी ने लिखा महेश्वर सूत्र में, स्वर के 4 सूत्र। अगर पूछ ले कि स्वर के कितने सूत्र होते हैं 4, और व्यंजन के कितने सूत्र होते हैं 10, दोनों मिलाकर कितना हुआ 14। अब देखिए हैवरट से लेकर हल तक, हैवरट से लेकर हल तक 5वां सूत्र था हैवरट, और 14वां सूत्र आपका क्या था हल। अब यहां जैसे आपको याद नहीं है, हैवरट के बाद लंग, इमंगणनम झबइय गणदस जब गणदस खप चटतौ कपय सकसर हल, ये 14 सूत्र हैं। तो 10 स्वर के, तो यहां से ह लिए और यहां से ल, इसीलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है हल। और इसमें टोटल कितने व्यंजन प्रयोग किए गए 33। ये प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर में, एक महेश्वर सूत्र में व्यंजन में कितने व्यंजन प्रयोग किए गए हैं। जो 10 सूत्र है इसमें कितने व्यंजन प्रयोग किए गए हैं आपको दे देगा ऑप्शन में, 33, 32, 34, 36 ना, ऐसे कुछ दे देगा। तो आपका सही क्या होगा 33। कब ऐसे ही देगा ना। अब ये क्लियर हो गया भैया, स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, किसी को पता है? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं, किसी को पता है? चलिए आप बताइए। गलत है, बैठ जाओ। जिन वर्णों में व्यंजन वर्ण की सहायता न ली जाए, बैठो ना। स्वर क्या है, यह स्वतंत्र है। स्वर क्या है, स्वतंत्र है। जो आपका व्यंजन है वह परतंत्र है, दूसरे के अधीन है। वह स्वर की हमेशा सहायता लेता है व्यंजन, लेकिन स्वर कभी किसी का सहायता नहीं लेता। वे वर्ण जो न किसी अन्य वर्ण की सहायता न ले, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता न ले, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। या स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह सहायता किसी का नहीं लेता। स्वर माने स्वतंत्र और व्यंजन माने परतंत्र, इसका विलोम भी है, परतंत्र का स्वतंत्र। अब देखिए इसकी परिभाषा हो गई, स्वर का स्वर से मेल होने पर, मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उससे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए उदाहरण जैसे दिया है रविंद्र, यहां देखिए रविंद्र आपको लग रहा है कि सही लिखा है, लेकिन ये गलत है। लेकिन व्याकरण के हिसाब से ये क्या है, शुद्ध है, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि है, इसी से पहचानेंगे ना। तो यहां जब इसका करेंगे संधि विच्छेद तो रवि धन इंद्र हो जाएगा। यहां रवि भी शुद्ध है और इंद्र भी शुद्ध है, ठीक है। ये जाकर दीर्घ हुआ है, यहां रवि में छोटी और यहां छोटी, दोनों मिलकर क्या होगा बड़ी। तो यहां देखिए कह रहा है स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन हो रहा है इसमें, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं।
परिवर्तन हो रहा है ना, एक स्वर से दूसरे स्वर का जब परिवर्तन हम कर रहे हैं तो नए स्वर का निर्माण हो रहा है, दीर्घ स्वर बन जा रहा है ना। एक परिभाषा आपकी ये हो गई। एक परिभाषा अगर नहीं आ रहा है, वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता न ले, अर्थात व्यंजन वर्णों की सहायता न ले, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सबको समझ में आ